नमस्ते दोस्तों। न्यू दिल्ली में रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट ने पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में G20 देशों के राजनेताओं के साथ साथ यूएई, ओमान, नीदरलैंड्स, इजिप्ट, नाइजीरिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और मॉरिशस के राजनेताओं ने भी इस इवेंट को ऑन स्पेशल इन्विट अटेंड किया था। और दिसंबर 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी लेने के बाद से अब तक भारत 165 मीटिंग्स करवा चुका है, जिसे 110 देशों के 12,000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने अटेंड किया है। और दिसंबर 2023 तक भारत के 60 शहरों में 230 मीटिंग्स को प्लान किया गया है, जो कि G20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि G20 समिट के मेन आउटकम्स क्या हैं। दूसरा ये कि इनसे भारत को एज ए नेशन क्या फायदा होगा। तीसरा ये कि G20 समिट के साइडलाइंस पे भारत ने और कौन-कौन से बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं और जियोपॉलिटिकल लेवल पे इससे भारत को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और चौथा ये कि इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने में भारत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये आखिरी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि G20 समिट की सक्सेस को मेक और ब्रेक कर सकता है। तो इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, G20 के आउटकम्स को समझने से पहले हमें संक्षिप्त में यह समझना पड़ेगा कि G20 है क्या। दोस्तों, G20 दुनिया के 19 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसमें यूरोपियन यूनियन को मिलाकर इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। G20 मेंबर कंट्री साथ मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 ग्रुप की परिकल्पना 1999 में की गई थी, जब 1997 में थाईलैंड के फॉरेक्स रिजर्व खाली हो गए थे और थाई बात रातों रात क्रैश हो गया था। इस सिचुएशन को हम भारत के 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर कर सकते हैं, जब भारत भी फॉरेक्स रिजर्व की कमी से जूझ रहा था। इस विषय में और जानने के लिए आप मेरी वीडियो हाउ इंडियाज ग्रोथ इज आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड देख सकते हैं। थाई बात के क्रैश होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडोनेशियन रुपया, फिलिपियन पेसो और कोरियन वॉन भी क्रैश कर जाते हैं। और धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में भी फैल जाती है और एशियन कंट्रीज अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश ऑब्जर्व करती है। बहुत ही जल्द इसका इंपैक्ट यूरोप और लैटिन अमेरिका के मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। फिर 1998 में इस क्राइसिस से निपटने के लिए और दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए G22 ग्रुप की मीटिंग बुलाई जाती है। शुरुआत में ये एक वन टाइम क्राइसिस रिस्पांस मीटिंग थी, लेकिन मल्टीपल और मीटिंग्स होने के बाद G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक एनुअली मिलने लगे और यहां से G20 के फाइनेंस ट्रैक की शुरुआत होती है। 1999 से 2008 तक G20 के मीटिंग्स एक लो की इवेंट हुआ करते थे, लेकिन 2008 में यूएस के हाउसिंग लोन मार्केट के क्रैश होने से खड़ी हुई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने G20 को उसके प्रेजेंट फॉर्म में एस्टैब्लिश कर दिया। नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी में G20 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें इन कंट्री के लीडर्स के साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के हेड्स को भी बुलाया जाता है। बाद में इस हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग को फॉर्मलाइज करके G20 के शेरपा ट्रैक को एस्टैब्लिश किया जाता है। G20 शेरपास हेड ऑफ स्टेट्स के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि पूरे साल फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे डेलिब्रेशन करके म्यूचुअल कंसेंसस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और जिन इश्यूज पे कंसेंसस मिल जाता है उसे फिर G20 कंट्रीज अपने पॉलिसीज में इंप्लीमेंट कर लेती है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तरह G20 एक परमानेंट फॉर्मल ग्रुप नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट होते रहती है और G20 के प्रेसिडेंट उस साल का एजेंडा सेट करते हैं और उससे रिलेटेड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। G20 के प्रेसिडेंट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो नॉन मेंबर कंट्रीज और रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत ने न्यू दिल्ली में हुई G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड को इनवाइट किया था। G20 समिट के दौरान मेंबर स्टेट्स मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन पब्लिश करते हैं, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज के कलेक्टिव कमिटमेंट और कंसेंसस को रिप्रेजेंट करती है। शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन मुद्दे पे वेस्टर्न व्यूज और रशियन चाइनीज व्यूज में डाइवर्जेंस होने के कारण न्यू दिल्ली समिट का डिक्लेरेशन 100% कंसेंसस के साथ पब्लिश नहीं हो पाएगा। और जब जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने G20 समिट में खुद अटेंड करने की जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, तो इस बात की संभावना और बढ़ गई। लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स G20 लीडर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पब्लिश कर देते हैं। आइए अब ये समझ लेते हैं कि इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के मेजर आउटकम्स कौन कौन से हैं। इस जॉइंट डिक्लेरेशन में 10 मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, जिसे कि हम 3-4 ब्रॉडर पॉइंट्स के फॉर्म में समझेंगे। पहली मुख्य बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी अभी अनसर्टेन है। कई मेजर इकोनॉमी जीरो ग्रोथ या रिसेशन की मार झेल रही है। ऐसे में सेंट्रल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को साथ मिलकर सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक्स को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली MSMEs के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पे काम करना होगा। इससे ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सकेगा। सेकंड मेजर पॉइंट है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में आइडेंटिफाइड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ग्लोबल प्रोग्रेस अभी मात्र 12% है और करंट एमिशन ट्रेंड पे हम अर्थ की टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रेशोल्ड के अंदर लिमिट नहीं कर पाएंगे। G20 डिक्लेरेशन में कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो लो कॉस्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाने में मदद करेंगे और इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। थर्ड मेजर पॉइंट में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। G20 मीटिंग्स के दौरान ग्लोबल डिप्लोमेट्स ने इंडिया के UPI और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को पर्सनली एक्सपीरियंस किया और काफी सराहा है।
G20 डिक्लेरेशन में एग्री किया गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जाएगा और इसे रिफाइन करके दुनिया की सारी लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। G20 डॉक्यूमेंट की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना, और इस एक एक्ट के लिए भारत को G20 की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। और इस एक्ट के साथ G20 एक ट्रूली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसमें दुनिया के हर कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, पॉलिसी आउटकम्स थोड़े लॉन्ग टर्म है और इनके इंप्लीमेंटेशन में काफी समय लगेगा, लेकिन G20 समिट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से भारत को 3 इमीडिएट फायदे मिले हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाकर और लो इनकम कंट्रीज के लिए चीफ फाइनेंसिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाकर भारत ने अपने आप को ट्रू लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ के फॉर्म में एस्टैब्लिश कर लिया है। और G20 समिट के दौरान जिस वार्मथ से मिस्टर बाइडेन, यूरोपियन लीडर्स और अफ्रीकन यूनियन के लीडर मिस्टर मोदी से मिले हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि हर मेजर इकोनॉमी भारत के डोमिनेंट पोजीशन को एक्सेप्ट कर चुकी है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अपनी 1 साल की प्रेसिडेंसी में भारत ने 60 शहरों में 230 मीटिंग्स कराने का प्लान किया है और इन मीटिंग्स का बखूबी इस्तेमाल किया है भारत ने अपनी कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को ग्लोबल लीडर्स के सामने लाने में। वंदे भारत और RRTS की राइट से लेकर G20 समिट का वेन्यू भारत मंडपम भारत के कोने कोने में हो रहे डेवलपमेंट को G20 लीडर्स के सामने लेकर आता है। और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग्स करवाकर भारत ने ग्लोबल लीडर्स को यह मैसेज भी दे दिया है कि भारत में हो रहा डेवलपमेंट सिर्फ मेट्रोस तक सीमित नहीं है, भारत के बॉर्डर स्टेट्स और विलेजेस भी इक्वली डेवलप्ड हैं। और इसके साथ ही भारत ने अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एक सॉफ्ट मैसेज भी ग्लोबल लीडर्स को दिया है कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत के अखंड हिस्से हैं। इस G20 समिट के अचीवमेंट सिर्फ आउटकम डॉक्यूमेंट या शोकेसिंग ऑफ इंडिया डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है। G20 समिट के साइडलाइंस पे भी भारत ने कई इंपॉर्टेंट बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंशिएंट वर्ल्ड में जिस रूट को अरब ट्रेडर्स इंडिया से यूरोप के बीच में स्पाइस ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी स्पाइस रूट को मॉडर्न वर्ल्ड में एक नए ट्रेड रूट के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। इसके 3 हिस्से होंगे, इंडिया से मिडिल ईस्ट के बीच में सी रूट, मिडिल ईस्ट से यूरोप के बीच में सी रूट और मिडिल ईस्ट के अंदर एक्जिस्टिंग रेल लाइंस को लिंक और अपग्रेड करके उन्हें ट्रेड रूट के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। इस इनिशिएटिव को इंडिया और यूएस मिलकर लीड करेंगे और ये यूएस के एक ब्रॉडर इनिशिएटिव पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। इस रूट को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेट के फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है और इसके सक्सेसफुल कंप्लीशन से स्यूज कैनाल पे पड़ रहे एक्सेसिव ट्रेड लोड में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ इंडिया ने सऊदी के साथ भी एनर्जी, केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में 50 MOU साइन किए और अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाकर भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस तो किया ही है, साथ ही साथ अफ्रीका के ओवरऑल ट्रेड में भारत की पार्टनरशिप बढ़ने में भी इससे काफी सहायता मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अभी भारत के फेवर में है। यूएस और यूरोपियन नेशन भारत को एक एडिक्वेट एलाई के रूप में देखते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के सिनेरियो में वेस्टर्न नेशंस इंडिया को हर क्षेत्र में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अपने साथ कई और चैलेंजेस भी लेकर आती है। G20 पहले एक इकोनॉमिक फोरम है और सोशियो पॉलिटिकल फोरम बाद में, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एरिना में आपकी डिप्लोमेटिक पावर आपकी इकोनॉमिक पावर से डिराइव होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिन देशों को विजिट करते हैं वहां उन्हें इतनी वार्म वेलकम मिलने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है उन देशों के इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में इंडियन डायस्पोरा का प्रेजेंस। और ग्लोबल साउथ के लीडर के फॉर्म में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए भारत को चाइना को उसके ही गेम यानी कि हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में हराना होगा। हाई क्वालिटी कोविड-19 वैक्सीन की मास सप्लाई करके भारत ने अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टैब्लिश तो कर लिया है, लेकिन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लॉन्च के 2 साल बाद भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग निवेश लिमिटेड है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के टारगेटेड 12 से 15% के एनुअल ग्रोथ से अभी काफी पीछे है। चिप मैन्युफैक्चरिंग की फ्लैगशिप वेदांता फॉक्सकॉन डील अभी ठंडे बस्ते में चली गई है और कोई भी दूसरी सेमीकंडक्टर डील अभी एडवांस स्टेजेस में नहीं है। भारत हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर चाइना से इंपोर्ट करता है और मोबाइल वेरिएबल्स और स्पीकर्स की असेंबली तो इंडिया में शुरू हो गई है, लेकिन इनके कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए भारत को पहले अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इसका ग्रोइंग इन्फ्लेशन। 1-2 महीनों को छोड़कर साल 2023 के सारे महीनों में भारत का CPI इन्फ्लेशन 6% की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर रहा है और ग्लोबली वल्नरेबल सेक्शन की प्रोटेक्शन की बात करने वाले भारत के खुद के डोमेस्टिक मार्केट में टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है और 6.83% की वैल्यू के साथ अगस्त में भी CPI इन्फ्लेशन नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। तो ग्लोबली इंडिया मॉडल ऑफ ग्रोथ को एक रिलायबल स्ट्रेटजी की तरफ पिच करने से पहले भारत को अपने डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन आने के 1 साल पहले से सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को छोड़कर पॉपुलिस्ट मेजर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। तो ऐसे में सरकार अपनी प्रायोरिटी G20 डिक्लेरेशन में की गई प्रोमिसेस की तरफ कैसे रख पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा और अभी से 2024 तक होने वाले 9 स्टेट इलेक्शन इस चीज को और भी मुश्किल कर देंगे। और अगर 2024 में सरकार बदल जाती है तो नई सरकार की अपनी नई पॉलिसीज, नई प्रायोरिटीज और नई इनिशिएटिव्स होंगे। तो ऐसे में G20 में किए गए कमिटमेंट्स को सरकार कैसे फॉलो करेगी, ये तो हमें 2024 में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की एक प्लेलिस्ट है, उसे जरूर चेक करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।